तो मरियम, बेसिकली अब जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इसको परस्यू करना चाहते हैं, वैसे ही बहुत कम एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो बिल्कुल कि नहीं हमें ये स्पेसिफिक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है उसको लेके चलना है, क्योंकि वो तो एक पूरी जद्दोजहद होती है, वो तो एक जहाद होता है करना। कि जिसमें आपका स्पेसिफिकली फाइनेंशियली कोई फ्यूचर नहीं है या कोई कैरियर उस तरह से नहीं है, तो वो किस तरह इसको लेके चल सकते हैं? व्हाट यू विल एडवाइस? सो मैं कहूँगी क्योंकि जो वक्त आ गया, जिस तरह मैं कह रही हूँ, लाइक मेरी ग्राफिक डिज़ाइन की डिग्री ने मुझे बहुत मदद की आज भी। फॉर एग्जांपल आई हैव दैट पोर्शन जिसमें मैं जाके अपनी ट्रेडिशनल आर्ट्स, आई डू ज्योमेट्री एज वेल। तो हम जो उसको आपस में जो मिलाया है, दैट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट। सो मैं जितने नए स्टूडेंट्स हैं, एक तो कंप्यूटर सबको आता है, अब वो वाले ज़माने नहीं, अब तो स्कूल में लोग कंप्यूटर्स एक सब्जेक्ट है आपका। सो उसको सबसे पहले उन्हें एक टेक्निकल स्किल भी आनी चाहिए टू सर्वाइव while they are honing the skill of ceramics or any skill. तो बेसिकली अगर हम ये कहें कि सिरेमिक्स को लेके स्पेसिफिकली कि कुछ ना कुछ इसमें होप है, पॉसिबिलिटी है, चल सकता है। हर चीज़ में होप है, हर चीज़ में होप है, हर चीज़ चल सकती है। कोई ऐसी चीज़ अभी नहीं है जो ख़त्म होगी हो। मतलब कोई कुछ ऐसा नहीं मुझे लगता कि जो ना हो सकता हो। अगर आप कोशिश करें तो हर चीज़ हो सकती है। और सिरेमिक्स में यस, इसमें मीडियम डिफ़िकल्ट है ये वो, लेकिन यस इट कैन वर्क। अगर अब मेरी भट्टी, मैं रहती हरीपुर में, मेरी भट्टी सिंध में है। सो वो बस एक वो थी, पैशन था, एक चाहत थी कि करना है। सो योर डिज़ाइंस आर इंस्पायर्ड बाय, आई मीन कि मैं देखता हूँ बड़े आज के कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस भी मिलते हैं, फिर मुझे ट्रेडिशनल डिज़ाइन भी मिलते हैं, तो वेयर यू गेट दोज इंस्पिरेशंस? I think from you. So I think I look around and it's just that culture, places, people. कोई मेरे साथ बैठा हो तो उसकी कमीज़ का कोई प्रिंट होता है जो मुझे इंस्पायर कर जाता है। या कोई भी चीज़, आपकी ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैं अगर 10-15 मिनट यहाँ बैठूंगी और ऑब्जर्व करूंगी तो आई विल फाइंड सम एलिमेंट। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट दैट प्लेट, जो आपकी वो काशी की एक प्लेट पड़ी हुई है, तो उसका मैं सोच रही थी कि अच्छा इसका बॉर्डर ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। सो आई थिंक दैट आई फॉर इट मे बी, या दैट इंटरेस्ट आई हैव इन एज कलर्स ऑल्सो, इवन मोनोटोन्स, कुछ भी एक रंग में भी बहुत सब कुछ है। ये जो काला रंग है इसके अंदर भी बड़ा कुछ है। सो आई थिंक कि वो मेरी इंस्पिरेशन बिल्कुल दुनिया बाहर से आती है, कुछ मेरा नहीं है, नथिंग इज़ माई। बिल्कुल मुझे कोई वही नाजिल नहीं होती। अच्छा मरियम, आपने बताया है कि ड्यूरिंग साइकोथेरेपी, तो यू आर स्टडिंग थेरेपी और Yes, I'm getting training in a course which is from humanistic to psychotherapy की इंटीग्रेशन है, और एक डिप्लोमा है जो मैं कर रही हूँ अभी, मेंटल हेल्थ काउंसलर का। सो चलें, दैट्स गुड। मैंने और ये इस तरफ किस तरह से आना हुआ? I think it's all art also. I feel awareness about getting to know yourself कि खुद क्या हैं, क्या पैटर्न्स हैं हमारे, क्या कल्चर के नॉर्म्स थे, किस तरह कल्चर की जो चीज़ें थी उन्होंने हमें शेप किया। जिस तरह से एज ख़ास तौर पे एक औरत पाकिस्तान में हो के उसका किस तरह से एक जर्नी जो मेरी थी, उसके अंदर बड़ा मखसूस पॉइंट्स थे कि कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते, जेंडर रोल्स क्यों हैं। सो उसको समझने के लिए अपने लिए आई स्टार्टेड, एंड along the way I felt when I started seeing clients that there is something I can give back also in a way. So अपने आप को जानने के लिए सब कुछ कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्या क्या कर सकते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ रहने के लिए। तो वहाँ से ही शुरुआत हुई थी, और मेरे ख्याल ये शायद चलती जाएगी जब तक ज़िंदगी है। थैंक यू सो मच मरियम फॉर योर टाइम, आज आने के लिए, वक्त निकालने के लिए। और आई डोंट नो कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, जितना डाइवर्स आपका कैरियर है और जो पूरा आपका आई मीन के बैकग्राउंड है, जिस तरह आप उसको लेके चलें। और अभी मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल आप
ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं और ट्रेडिशनल आर्ट को प्रैक्टिस कर रही हैं, आप सेरेमिस्ट हैं और उसके साथ भी काफ़ी कुछ चल रहा है, तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, ये पूरी जर्नी, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ और किस तरह से हुआ? थैंक यू पहले तो जवाद बुलाने के लिए शुक्रिया। और हम बड़े अरसे से सोच रहे थे कि हम बैठेंगे, शायद यही वो वक्त था। सो ट्रेडिशनल आर्ट का सफ़र से पहले तो है कि ये आर्ट की जर्नी कहाँ से शुरू हुई बेसिकली। सो आई थिंक अगर मैं वापस जाऊँ तो शुरू से ही आई वॉज इंट्रीग टूवर्ड्स आर्ट, कलर्स, कल्चर, ख़ास तौर पर रंग। रंग मुझे बड़े फैसिनेट करते थे, और हम पंजाबी हैं तो पंजाबियों के तो रंग वैसे ही बड़े लाउड होते हैं, राइट। ब्राइट हर चीज़ होती है, तो कलर्स बड़े फैसिनेट करते थे। लाहौर से हूँ मैं, तो कल्चर हमारा जो लाहौरी कल्चर एक लाउड, ब्राइट, फैसिनेटिंग, ख़ास तौर पे बसंत आती थी, तो वहाँ से कलर्स की एक जर्नी शुरू हुई। एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली पूरा घर जो था वो साइंसेस में था, सब साइंस पढ़े थे, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था। तो जब मेरी बारी आई कि मैंने आर्ट स्कूल जाना है, तो उस वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं मिली कि आर्ट करना है, मतलब वो तो घर बैठ के भी हो सकता है, उसके लिए स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, इजाज़त इन सेंस ऑफ कि इसमें कैरियर नहीं बन सकता? हाँ, बिल्कुल इसी तरह से। कल्चरली कोई इश्यूज थे कि भी नहीं जी आर्ट नहीं, को? फर्स्ट पार्ट कि आर्ट से करना क्या है, आर्टिस्ट बन के क्या मिलेगा, पैसे तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, और आर्ट का क्या फ्यूचर है। और प्लस सारे डॉक्टर्स थे ख़ास तौर पे, तो मतलब कोई साइंस, तो वो उस ज़माने में जब ये हो रहा था तो कंप्यूटर साइंस आ गई। सो आई वेंट इनटू कंप्यूटर साइंस। अच्छा, चलो, मैंने भी कंप्यूटर साइंस में ही मैंने ओह वाओ! किया। मेरा जो बैचलर्स है वो सीएस कंप्यूटर साइंस के अंदर है। बस मैंने भी वही किया रो धो के कि मैंने साइंस भी नहीं करनी, मैंने आर्ट्स भी नहीं करना। और मैंने कुछ तो वो कंप्यूटर साइंस जैसे आप गए होंगे, मेरा ख्याल है ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि आर्ट कैसे, आर्ट के लिए स्कूल क्यों जाना है, आर्ट तो आप घर में बैठ के कर सकते हैं। और एक ही इदारा था हमारे पास, और मतलब एक ही नहीं, सबसे अच्छा इदारा था एनसीए, एंड आई वांटेड टू गो टू एनसीए। और एनसीए की भी बहुत सारी चीज़ें आती कि आप जाना है नहीं जाना। सो बेसिकली मेन मकसद तो ये था कि आर्ट पढ़ के करना क्या है। सो फिर फॉर्चुनेटली आफ्टर माई बी एड, की बात ये टू अगर हम चले जाए तो लगता तो 60s है लेकिन ये बात है 98, आफ्टर माई मेट्रिक 98, तो वो नहीं जा सके, कंप्यूटर साइंस में चले गए। फिर बैचलर्स भी कंप्यूटर साइंस में, उस वक्त भी इजाज़त नहीं मिली, फिर कोशिश की गई लेकिन नहीं इजाज़त मिली। सो मास्टर्स में इजाज़त मिल गई, मतलब इजाज़त थोड़ी सी वो हो गई कि अच्छा हाँ अब थोड़ा सा कर सकते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि मास्टर्स एनसीए वाले कर रहे थे डिजिटल आर्ट्स में, तो इट वाज कंप्यूटर, इट वाजंट प्योरली आर्ट्स। सो वो किया, डिजिटल आर्ट्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मास्टर्स किया। बस उसके बाद एक ग्राफिक डिज़ाइन की जर्नी चल पड़ी, बट एक वो था सारी ज़िंदगी की ख़्वाहिश के ट्रेडिशनल आर्ट्स, हाथ से जो चीज़ें करनी है, क्राफ्ट, बिकॉज आई फील आई एम मोर देन एन आर्टिस्ट, आई एम अ क्राफ्ट्समैन। I feel myself. It's like a craft. I love craft. And I love creating things with my heart, the हाथों से हैंडवर्क। सो वो एक किया, उसके बाद तो वो जब वो मास्टर्स डिजिटल आर्ट्स में किया, तो उसके बाद तो फिर आप नहीं आई? नहीं, उसके बाद मैं आई कोई 2006 में मास्टर्स किया, और वापस मैं आई 2019 में ट्रेडिशनल आर्ट्स को परस्यू करने। सो मतलब 15 साल के लिए 15 साल लगे मुझे बहुत कुछ इवेंचुअली कि वो उस पैशन तक पहुंचने में, बट आई डिड। तो व्हाट हैपेंड बिटवीन दोस 15 ईयर? बहुत कुछ उन 15 इयर्स में, बिकॉज जब मैं डिजिटल आर्ट्स कर रही थी तो फिल्म मेकिंग भी की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, तो फिल्म मेकिंग बहुत सारी चीज़ों बहुत प्रोजेक्ट्स किए। 2006 की बात है ये, 6-7 की। ब्रिटिश काउंसिल के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, उन पे काम किया। एक हमारे डायरेक्टर थे ऑस्ट्रेलियन, उनके साथ एक डॉक्यूमेंट्री पे काम किया। वो भी एक थी अंदर एक कि ये उस वजह से शायद एनसीए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत मज़ा आया उसका काम करके। सो फिर मैं लंदन चली गई 7 साल के लिए। वो कहते हैं ना 7 साल की उम्र कैद, So, वो गुजारी।
लेकिन वहाँ पे सिर्फ जो था फिल्म मेकिंग तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा आपको टाइम और ज़ाहिर है ज़िंदा रहने के लिए पैसे कमाने हैं, ज़िंदगी गुजारनी है। वो तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है ना, वो तो काफ़ी बिल्कुल। मुश्किल है। वो तो आप सर्वाइवल वाले चक्कर में इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अपना पैशन या आर्ट को आप परस्यू कर सकते। साथ लेके चलें। तो वहाँ पे एक ही था जो खाना भी खिला सकती थी, प्रोफेशन, और ठीक था, एक आर्ट्स भी था, वो था ग्राफिक डिज़ाइन। और उसको फिर आगे जो है वो परस्यू किया। उसको परस्यू किया, और रिसेशन थी उस वक्त वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें और भी एक्सप्लोर की, बहुत सारी और जॉब्स की, और बहुत मज़ा आया। और आई मेट यू फर्स्ट टाइम व्हेन यू वर डूइंग फिल्म फेस्टिवल लाइक लाहौर में। आप पाकिस्तान इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल कर रहे थे, आपकी फिल्म हमने K2 एंड द इनविजिबल फुटमैन वहाँ पे शोकेस की थी। मुझे याद है उसका प्रीमियर किया था। आई थिंक इट वाज 2014 और 2015। 2015 2015 था बिल्कुल। हम्म, वो मैंने शुरू किया, एक मेरे को फाउंडर थे उनके साथ, एंड वही जो हमसे वो जिस ज़माने में भी जिस तरह हमने काम किया, बहुत अच्छा हुआ, चला। दैट वाज रियली आई मीन कि स्पेसिफिकली जो है माउंटेन्स को लेके, और हमारे यहाँ जो है वो जो हम बात करते हैं इसकी माउंटेन टूरिज्म की, या हम सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करते हैं, तो उस पर उस तरह से कोई काम नहीं होता। स्पेसिफिकली जब हम क्रिएटिव आर्ट्स की फील्ड में आते हैं, तो माउंटेन इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल था, दैट वाज अ बिग अचीवमेंट बैक इन 2015। अब मुझे लगता है फिर थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है। लेकिन स्टिल अभी तक कोई उस स्केल का, उस तरह का इवेंट नहीं हो रहा जो वो इवेंट हुआ था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बल्कि वो भी अब नहीं हो रहा उस तरह से। I had to leave unfortunately in 2017 बिकॉज जिस तरह हम लोग हैं कि हमने कुछ कागज़ पे लिखा नहीं हुआ था, और मेरे जो को फाउंडर्स थे उन्होंने कहा कि जी ये तो मेरा प्रोजेक्ट है, जो भी हम उसे कह सकते हैं, बस उसके बाद बदमज़गी ना हो, और मैं नहीं चाहती थी कि वो बंद हो, मैं चाहती थी कि वो फ्लरिश करे। कि एक अच्छा प्रोजेक्ट हाँ, लेकिन मुझे नहीं, मूव्ड ऑन। आई मूव्ड ऑन, बट मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह से वो फ्लरिश भी हुआ। वो भी एक है कि जिस तरह हमने शुरू किया, उसमें मेहनत की, इतना काम किया, और जिस जगह पहुंचाया भी, मतलब 15 में 16 में आप इस्लामाबाद में जब आप PNCA में हुआ था, सो वो भी हुआ। साथ साथ वक्त के साथ दिल टूटे भी, जुड़े भी। अच्छा, चलता गया। है वो चलता गया। और फिर उसके बाद यू वर वर्किंग विद द सिंध गवर्नमेंट। मैं कंसल्टेंट थी, प्राइवेट कंसल्टेंट। क्राफ्ट्स पे हमने क्राफ्ट भी था, टूरिज्म था बहुत। टूरिज्म पे काम था। क्राफ्ट को मैं पर्सनली भी, मेरा बहुत पर्सनल इंटरेस्ट भी था, जिसे कह लें। बहुत क्राफ्ट है हमारे पास जो मर रहा है, और मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट था, जो मेरी मोहब्बत है, वो है सिरेमिक्स, पॉटरी। सो वो मुझे ले गई उस तरफ, और एक्सप्लोर भी किया। और सिंध तो गढ़ है, जिसे कहते हैं इनका हाला, नसरपुर, बिरशा आपकी टेक्सटाइल्स के लिए। तो वो बहुत 23 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो एक्सप्लोर किए, वहाँ काम किया, देखा, समझा। आर्टिसंस, दुख भी बहुत हुआ देख के, आज भी होता है कि जो उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए, जिस तरह वो काम करते हैं, जिस पैशन से, उसको उसको कोई वैल्यू नहीं किया जाता उस तरह से। लेकिन कोशिश है कि हम कुछ। तो मरियम, व्हाट डू यू थिंक कि क्यों उस तरह से वैल्यू नहीं किया जाता है? क्योंकि अगर हम दुनिया में देखते हैं कि जब हम क्राफ्ट्स की बात करते हैं, और स्पेसिफिकली जब हम हैंडमेड जो क्राफ्ट्स हैं उनकी बात करते हैं, तो उनकी वर्थ कई गुना ज़्यादा होती है जो कि प्रिंटेड या मशीन जो प्रोडक्ट्स होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल इस तरह से नहीं है। जवाब उसकी पहली वजह तो ये है कि हमारे यहाँ अपनी चीज़ की, आपको पता है, किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई बाहर से लाता है, फॉर एग्जांपल, हम अब बाहर से जब T-shirts वगैरह खरीदते हैं तो उन पे लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, वो हम खरीद लेंगे, लेकिन हम यहीं से गई हुई चीज़ की वो वैल्यू नहीं, हम अपनी चीज़ को नहीं एंडोर्स करेंगे। हम अनफॉर्चुनेटली ब्रांड्स और वो सब कुछ बाहर वालों को देखेंगे। वही क्राफ्ट के साथ भी है। मेरा ख्याल है 1% भी लोग नहीं होंगे, बहुत कम, जिनको वैल्यू का पता होगा कि हैंडमेड चीज़ के। अब ये मेरा मग है, फॉर एग्जांपल, ये अगर हम बाहर देखेंगे तो उनको पता होगा ये हैंडमेड है, ये हाथ से बना है, किस तरह बना, सब कुछ। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमें कहा जाएगा कि जी इसकी, अगर ये फॉर एग्जांपल इसकी एक वैल्यू है 10 रुपये, तो कहेंगे कि जी 1 रुपये का तो हमें चाइना का मिल रहा है, जो इससे ज़्यादा बेहतर है। एज एन बेहतर, वो मशीन वाला काम है। तो देखिए, जब अवेयरनेस ही नहीं है, जब हमें पता ही नहीं क्राफ्ट क्या है, आपने क्राफ्ट को, आई थिंक अवेयरनेस के साथ परचेज पावर परचेज पावर एक अलग चीज़ है। पहली बात है अवेयरनेस।
कि आपको जब पता ही नहीं है कि वो क्राफ्ट है क्या, तो आपके पास पैसे होंगे भी तो आप नहीं लेने जाएंगे ना, अगर आपको उसकी वैल्यू ही नहीं पता। हाँ, अगर आपको उसका वो इम्पैक्ट, उसकी ऑथेंटिसिटी और नहीं पता। और एक हैंडमेड प्रोडक्ट की जो है वो, तो क्या फ़र्क क्या होता है? चले बताएं, आसान करते हैं उसको। आसान क्योंकि करते देखिए हैं। बात ये है कि जो कंज्यूमर है उसको अगर वो आ, 1 रुपए में बेहतर चीज़ उसमें हाँ, मिल रही है, उसकी फिनिशिंग भी अच्छी है, तो वाई वुड ही और शी गो फॉर बिल्कुल। 10 रुपए की चीज़ या 20 हाँ, रुपए की सो चीज़ जो कि उससे ज़्यादा। सिर्फ फ़र्क ये है कि जैसे वो कप भी आपके सामने पड़ा हुआ है, हमें कोई 5-6 घंटे तो लगते हैं सिर्फ पेंट करने में। हम्म, हाथ से पेंट करें, एक ब्रश लेके कलर्स, उसको बनाने में एक वक्त लगता है। अच्छा, बेक होता है वो 2 दफ़ा, 12-12 घंटे की भट्टी जलती है। पहले एक दफ़ा होके आता है, बिस्क फायर उसे कहते हैं, उसके ऊपर फिर हम पेंट करते हैं, फिर उसको ग्लेज करके वापस जाता है वो। सो उसका उसका एक हैंडमेड चीज़ जिस तरह आपने कहा, और एक टेलर्ड मेड जो है स्टिकर लग के जो आएगी, उसका फ़र्क तो साफ ज़ाहिर होगा। और ये उसी को, वही मैं बात कर रही हूँ कि अवेयरनेस होगी, जिसको पता नज़र आएगी। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कंज्यूमर की बाइंग पावर वो एक हम साइड पे रखेंगे, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, वो बात की बात है। पहले है कि आप लेंगे क्यों? अच्छा, हम क्यों लेते थे क्राफ्ट? क्योंकि हम खुद घर में बनाते थे। आर्टिसंस को आप सपोर्ट, आपका एक कल्चर होता है किसी भी जगह का। सो हमारी सोसाइटी का जो उन इलाकों का एक कल्चर था कि वहाँ आर्टिसंस थे, पूरा एक आपका इकोसिस्टम चल रहा होता है, वहाँ बैठ के वो क्राफ्ट बनाएंगे। अब ये क्यों महंगा बन रहा है? क्योंकि आपके पास आर्टिसंस ही नहीं है, आपके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है। अगर ये चीज़ ज़्यादा होगी तो ऑफ कोर्स उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो हम वो एक कल्चर का आर्टिसन भी तो इसी वजह से नहीं रहे ना, आर्टिसन इसलिए नहीं, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम उनका सोर्स ऑफ, वही बात फिर मैं वापस जाऊंगी, जब मुझे रोका गया कि आर्ट ना करो, साइंस करो, तो वही बात उनके साथ भी हुई कि लोगों के जो जो हम उस्ताद देखते हैं, उनकी औलाद जो थी वो शागिर्द नहीं बनी, उन्होंने कोई और प्रोफेशन चूज़ कर लिया, बिकॉज उनको ये लगा कि इसमें पैसे नहीं है, उतने पैसे नहीं हो रहे। ये बड़ा पेशेंस का काम है। मतलब मैं अगर अब किसी को कहूँ तो मैं कहूँगी सोच समझ ले। तो बीइंग अ ट्रेडिशनल आर्टिस्ट एंड बीइंग अ सेरेमिस्ट हम बात करें तो इट्स नॉट इजी। नथिंग इज ईजी एज वी से, बट इसमें बहुत पेशेंस चाहिए। मतलब आपने सारा काम करके भट्टी में लगा के रख दी है, वापस निकला है तो उसमें एक क्रैक आ गया है, या कुछ हो गया है, कोई गैस ऊपर नीचे हो गई आपकी ग्लेस, मतलब जब तक वो निकल नहीं आता तब तक आप बैठे इंतज़ार कर रहे हैं और आपको नहीं पता क्या हो रहा है। सो इट्स अ डिफ़िकल्ट मीडियम। सिरेमिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट मीडियम फॉर श्योर, देन अदर देन वाटर कलर्स और जो हमारे दूसरे वाले मीडियम्स है, वुड ऑल्सो। सिरेमिक्स मुझे लगता है कि सबसे सब्र सिखाता है, मुझे तो बहुत सब्र सिखाया इस प्रोफेशन ने, कि पेशेंस कि किस तरह से, लेकिन वो नहीं है आजकल, हो ही नहीं सकता उस तरह से, हो नहीं सकता। प्लस मेहनत बहुत ज़्यादा है, हमारे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हमारे पास क्लेंस नहीं है, हमारे पास मेरे बड़े बड़े स्कूल्स हैं यहाँ पे जिनके पास पूरी पूरी डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं सिरेमिक्स, विच इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमें और जाना चाहिए था, वो डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं ceramics। सो अनफॉर्चुनेट। और ये सिर्फ सिरेमिक्स नहीं है, कोई भी हम ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म लेते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम यही देख रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी एक्सटेंड, बिल्कुल फेडिंग जो है वो उस तरफ इसका एक प्रोसेस है और ख़त्म होती जा रही है, और कोई उसका जो है ना नहीं मिलती, कोई आपको वे आउट उस तरह से आपको दिखता नहीं है। तो किस तरह से ये होगा? क्योंकि इफ़ आई लुक एट, मुझे मौका मिला इस पे क्राफ्ट, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पे काम करने का एक प्रोजेक्ट में, और हमने वी ट्रैवल्ड ऑल अराउंड पाकिस्तान, और हमने कुछ क्राफ्ट्स को फिल्म किया, और कुछ ऐसे क्राफ्ट थे जो बिल्कुल, जैसे हम बागली विलेज में गए सिंध में, और वहाँ पे जो है फरासी एक कारपेट की फॉर्म है, और वो हैंडमेड है, और वो एक उसमें डिफरेंट जो है वो डिज़ाइंस और पैटर्न्स होते हैं। अब वो नो वन मेक्स एनी मोर। और वो उधर कोई बुजुर्ग ख़वातीन थी, उन्होंने कहा चले हम आपके कैमरे के लिए हम आपको कर देते हैं, बट वी डोंट डू इट एनी मोर। इसी तरह आप चिराग में गए तो एक और है क्राफ्ट पट्टू, वो ऊपर गरम चश्मा से ऊपर बर्जीन में जाएं, राइट। तो इसी तरह वो भी फेड हो रही है। तो अब देर आर लाइक लॉट ऑफ जो आर्ट फॉर्म्स हैं ट्रेडिशनल आर्ट की हैं, वो ख़त्म होती जा रही हैं, और उस पे अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं कुछ नहीं। वो इसी तरह ज़िंदा रह सकती हैं जैसे उन्हें ज़िंदा रखे कोई। फॉर एग्जांपल अगर मैं भी कर रही हूँ लेकिन मुश्किल हो रहा है। अच्छा, मैं आई रियली वांट टू, आई मीन के एक्नॉलेज और अप्रिशिएट दिस फैक्ट कि किस तरह आपने सिरेमिक्स
वाली उसको लेके, और उसमें आपने आज के दौर की जो डिज़ाइन फ्यूजन उसको फ्यूजन जो आपने किया, और मैंने जिस तरह आपने मैरी पॉट्स शुरू किया, मैं उस पे आना चाह रहा था लेकिन चले। सो द थिंग इज़ कि जो हम मैरी पॉट्स का जो प्रोजेक्ट था, तो इट वाज लाइक काइंड ऑफ रिवाइवल एज वेल, कि किस तरह आप जो है उसका फ्यूजन कर सकते हैं आज के डिज़ाइन के साथ और उसको दोबारा से ला सकते हैं। बिल्कुल मेरी पहुंच से पहले मैं वही आपकी आखिरी बात कि जब तक हम में से कोई उठ के उस क्राफ्ट को जिंदा नहीं रखेगा वो मरता जाएगा और मर जाएगा। मतलब हमें मेरी पॉट्स भी इसी तरह आया। आई वांटेड टू डू इट मैनी इयर्स अगो, शायद वो इस वक्त पे ही आना था। राइट इन कोविड आई लॉन्च्ड एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पांस है जिस तरह, और अभी भी आता है। लेकिन वही बात है कि कंटेम्प्रेरी और ट्रेडिशनल को मिक्स किया, लेकिन इन अ वे कि उसकी खूबसूरती ना ख़राब हो, कि जो काशीकारी एक जहाँ से शुरुआत हुई है वो वही है एलिमेंट। कोबाल्ट कलर हमारा वही है जो मेन हम काशी का कलर है, टर्कोइज वही है, उसके बाद हम बाकी कलर्स लेके आए। सो मेरी पॉट्स इसीलिए आया, लेकिन वही जिस तरह मैं फिर कहूँगी कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ द कंट्री सिचुएशन ऑल्सो। हम जो गैस लिया करते थे 100-150 की, अब 400 की है। और मतलब आप वही बात है कि कितना कोई आपको पैसे दे सकता है, कितनी आप पैसे निकालेंगे और कितना आप स्पेयर कर लेंगे एक क्राफ्ट। और डेली वेयर क्राफ्ट है ना, ये तो हम चाहते हैं कि हर कोई यूज़ करे। ये फूड ग्रेड है, इट्स टेस्टेड बाय PCSIR। हम चाहते हैं कि इसको आप इस्तेमाल करें, अब सिर्फ डेकोरेशन के लिए मत रखें। लेकिन वही बात है कि कब तक कर सकेंगे। अगर यही हालात रहे तो मुश्किल से मुश्किल हो रहा है। तो वही आपकी बात पर अगर हम वापस जाएंगे, क्राफ्ट क्यों दफन हो रहा है। ये जिस तरह आप वो कह रहे हैं अपना कार्पेट वीविंग का कोई था, तो उसमें आई एम श्योर कि किसी ने उसको नहीं उठाया। मतलब आई वुड से अच्छा, हाँ, फरासी की मैं बात कर रहा था, लेकिन आई फील लाइक से एक जो रीज़न है वो ये भी है कि एट सम एक्सटेंट जो हमारा क्राफ्ट्समैन है वो इसमें सफ़र इस वजह से करता है कि उसकी वो सेलिंग स्किल्स नहीं है, उसकी वो कैपेसिटी नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन दैट कि जो बेचने वाला जो है वो उसको मिडल मैन है जो मिडल मैन जो है वो की ज़्यादा कीमत में उसको बेचता है, और क्राफ्ट्समैन को जो है उसका शायद 1% भी उसको नहीं मिलता, तो वो तो डिस्करेज ही होगा इस तरह से। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और जब तक हमारा क्राफ्ट्समैन ही ना उठेगा, वो उठ के नहीं कहेगा कि आई वांट टू, फिर लोग उनको मिडल मैन ही मिलेंगे, और मिडल मैन फिर जो भी उनके साथ करेगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, आई हैव अ टीम जिससे हम काम करें, हमारा मिडल मैन नहीं, हम डायरेक्टली तब हम उनको अपने क्राफ्ट्समैन को देते हैं जो वो मांगते हैं हमसे। लेकिन ये नहीं हो रहा, इस तरह नहीं हो रहा। हो ये रहा है कि देखें एक बिजनेसमैन आया, उसने आके क्राफ्ट उठाया, उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया, या उसको, अब वो बिजनेसमैन है। एक बिजनेसमैन और एक क्राफ्ट्समैन में फ़र्क है। वो अपना सिर्फ बिजनेस का देख रहा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चलेगा कि आप उसमें वो क्राफ्ट डाई हो रहा है। फिर से अगर आपने क्राफ्ट को ज़िंदा रखना है तो उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ एथिक्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम, अब मेरी पॉट्स में बहुत सारा कुछ है जो हम नहीं कर सकते, बहुत सारी फरमाइशें हमें आती हैं, बहुत सारी आस्क होती है जो हम नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें हम उतना करना चाहते हैं कि वो क्राफ्ट जिंदा रहे, जो उसकी वैल्यू है, जो जो उसकी ऑथेंटिसिटी है। अब बिजनेसमैन जब बीच में आएगा तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो देखें कमर्शियल एंगल उसमें आ जाएगा वो तो फिर आपका क्राफ्ट फिर वहीं का वहीं रह गया। वो एक थोड़ी देर के लिए ज़रूर चलेगा, eventually that will die unless or until that businessman brings his vision of that craft also and takes it forward as a craft, not as a business only. बिल्कुल आप पैसे कमाएं, बिजनेस करें, लेकिन आप क्राफ्ट की असलियत लेके साथ चलें, उसकी वैल्यू क्या है। तो डू यू थिंक कि जिस तरह आपका इनिशिएटिव है, मैंने इस तरह के कुछ और भी इनिशिएटिव्स देखे, तो इज इट लाइक कि स्ट्रगल है इसके अंदर, या डू यू थिंक कि इसमें देयर इज़ अ होप? देयर इज़ होप, होप तो है, तभी तो ज़िंदगी है। आई बिलीव देयर इज़ होप इफ़ यू वर्क हार्ड। आई फील कि अल्लाह मियाँ रास्ते निकालते जाते हैं, आपके खुद ही बनाते जाते हैं। इफ़ यू हैव दैट इंटेंशन, राइट इंटेंशन, आपकी हार्ड वर्क एंड तवक्कल, जैसे परसेवरेंस, कि आप चलते जाएं तो रास्ते निकलेंगे, लेकिन बहुत पेशेंस चाहिए। मतलब उसमें हम फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते, बहुत कुछ बीच में आएगा तो उस कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन देयर इज़ होप ऑफ कोर्स। अब मैं देख रही हूँ बहुत लोग
मैं क्लासेस करवाती हूँ, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं एंड अमेजिंग, मतलब उनकी एक और किस्म का इंथ्यूजियाज़म है, लेकिन वो डाई हो जाते हैं उस वर्कशॉप के बाद, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्राफ्ट है ये वाला। मतलब जब वो एक प्लेट बनाते हैं तो वो कहते हैं क्या मतलब हम 4 दिन पेंट करते रहेंगे? मतलब ये अब ये पहले ये प्रोसेस होगा, ये होगा, इतनी मुश्किल से बनती है। व्हेन दे सी द प्रोसेस। इसी तरह कोई क्राफ्ट आसान नहीं है। एनी क्राफ्ट यू पिक इट अप यू हैव टू पुट योर हार्ट एंड सोल। इट्स लाइक एनीथिंग एल्स। कोई भी आप जो काम करते हैं अपनी फ़िल्म के साथ, आप जिस तरह निकलते हैं सारा कुछ छोड़-छाड़ के, भूल-भाल के, इट्स एग्ज़ैक्टली इट्स अ क्राफ्ट ऑल्सो दैट यू फॉरगेट व्हेन टू, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे You हैं। have to lose yourself यस, in this. I mean, you have to. एब्सोल्युटली, आपको तो उसमें वो हाथ घुल जाते हैं तो कुज़ागरी आती है। एब्सोल्युटली। तो वो ही है ये क्राफ्ट। और ये तो है भी कुज़ागरी ही। बिल्कुल। तो मरियम, बेसिकली अब जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इसको परस्यू करना चाहते हैं, वैसे ही बहुत कम एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो बिल्कुल कि नहीं हमें ये स्पेसिफिक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है उसको लेके चलना है, क्योंकि वो तो एक पूरी जद्दोजहद होती है, वो तो एक जहाद होता है करना। कि जिसमें आपका स्पेसिफिकली फाइनेंशियली कोई फ्यूचर नहीं है या कोई कैरियर उस तरह से नहीं है, तो वो किस तरह इसको लेके चल सकते हैं? व्हाट यू विल एडवाइस? सो मैं कहूँगी, क्योंकि जो वक्त आ गया, जिस तरह मैं कह रही हूँ, लाइक मेरी ग्राफिक डिज़ाइन की डिग्री ने मुझे बहुत मदद की आज भी। फॉर एग्जांपल आई हैव दैट पोर्शन जिसमें मैं जाके अपनी ट्रेडिशनल आर्ट्स, आई डू ज्योमेट्री एज वेल। तो हम जो उसको आपस में जो मिलाया है, दैट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट। सो मैं जितने नए स्टूडेंट्स हैं, एक तो कंप्यूटर सबको आता है, अब वो वाले ज़माने नहीं, अब तो स्कूल में लोग कंप्यूटर्स एक सब्जेक्ट है आपका। सो उसको सबसे पहले उन्हें एक टेक्निकल स्किल भी आनी चाहिए टू सर्वाइव while they are honing the skill of ceramics or any skill। उस वक्त उन्हें पता होना चाहिए, जैसे आपने कहा कि ये हमें फ्यूचर, हमें नहीं पता कि हमें ये रोटी भी खिलाएगा कि नहीं, जो सच्ची बात है, लेकिन आपका पैशन है, आप उसके साथ कुछ और भी करेंगे और वो उससे रिलेटेड होगा तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको बहुत दुख ना हो कि हम कोई और कुछ कर रहे हैं। सो पहली बात, एक तो स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी, एक तो कुछ आई मीन हमें रोज़ एक मैसेजेस आते हैं हमारे पेज पे कि क्लासेस, वर्कशॉप्स है नहीं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है पोर्टेबल जो मैं लेके जाऊँ और मैं वर्कशॉप्स करूँ, क्योंकि इस मीडियम में हमें बहुत कुछ चाहिए। सबसे बड़ी बात है, हमें भट्टी चाहिए जिसके लिए पीछे गैस या इलेक्ट्रिक कुछ उसका कनेक्शन होना चाहिए, जो एक स्टेबल जगह पे हो। वो नहीं है हमारे पास कहीं पे। मैं अब बहुत बड़े-बड़े स्कूल्स में गई हूँ, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ पे भट्टियाँ नहीं हैं, जो वहाँ पे पड़ी हैं, फंक्शनल नहीं है। तो भट्टी की जगह कोई और इसका अल्टरनेट कोई सोल्यूशन या ऑप्शन नहीं हो सकती? भट्टी में ही कोई आसानी नहीं है, पकना है इसमें, भट्टी में ही पकेगा। अच्छा, ठीक। बिल्कुल, कोई आसानी नहीं है। लेकिन आई होप कि जो आप कह रहे हैं स्टूडेंट्स आए, मुझे स्टूडेंट्स नज़र भी नहीं आते, या शायद आपकी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर ही नहीं कर रही, जहाँ नज़र आए। कुछ सिरामिक डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ भी तो फिर चूँकि वो भी बिजनेस है, तो वो भी उन्हीं कोर्सेज़ को आगे लेके आ रही हैं कि जो कि कमर्शियली वायबल हैं या जिनका आगे जिसमें कोई फ्यूचर दिखता है। लेकिन ऑप्शन तो देना आप, जैसे एनसीए में अभी तक जिंदा है, लाहौर एनसीए में देखिए, एनसीए पाकिस्तान में कितने एक, मतलब दूसरा है पिंडी में, वहाँ मेरा ख्याल है सिरेमिक डिपार्टमेंट बंद है, वो सिर्फ थेरी कर रहे हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। लेकिन लाहौर में है एक, और वो बड़ी खुशी होती है जब हम हर साल थीसिस में जाते हैं तो 2-4 बच्चों ने एक अपना टाइल्स, सिरेमिक्स, जो भी है उस मीडियम को यूज़ करके उन्होंने जो भी किया होता है। सो एटलीस्ट एक फ्लेवर नज़र आता है ना, कि पूरा आपका, जब आप पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट को कर रहे हैं तो आप उसके अंदर एक ऑप्शन दे रहे हैं, आगे आपकी मर्जी है। अब उसमें यूजुअली आते हैं, अब बहुत लास्ट टाइम जब एक मैं स्टूडेंट को मिली थी तो वो किसी उस्ताद के बेटे थे या ग्रैंडसन थे शायद, वो आए हुए थे, विच इज़ ग्रेट। अगर आप अपॉर्चुनिटी देंगे तो शायद वो वापस आना शुरू हो जाए और फिर से ये रिवाइव हो जाए। ट्रू दैट। तो बेसिकली अगर हम ये कहें कि सिरेमिक्स को लेके स्पेसिफिकली कि कुछ ना कुछ इसमें होप है, पॉसिबिलिटी है, चल सकता है। हर चीज़ में होप है, हर चीज़ में होप है, हर चीज़ चल सकती है। कोई ऐसी चीज़ अभी नहीं है जो ख़त्म हो गई हो। मतलब कोई कुछ ऐसा नहीं मुझे लगता कि जो ना हो सकता हो, अगर आप कोशिश करें तो हर चीज़ हो सकती है। और सिरेमिक्स में यस, इसमें मीडियम डिफ़िकल्ट है ये वो, लेकिन यस इट कैन वर्क। अगर अब मेरी भट्टी, मैं रहती हरीपुर में, मेरी भट्टी
सिंध में सो वो बस एक वो थी, पैशन था, एक चाहत थी कि करना है, तो पता नहीं कैसे किया। अच्छा क्या लिया मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त वंस यू आर इनटू आप डिजिटल आर्ट्स की तरफ चली गई, फिर उसके बाद एक डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल आ गया, फिर जो है वो कंसल्टेंसीज जो है वो कल्चर को लेके आ गई, तो ये फिर वापसी किस तरह हुई वापसी बहुत अमेजिंग है, और आई वांटेड टू ब्रिंग दिस अप कि जिस प्रिंसेस स्कूल ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स है लंदन में, अ, उनका एक प्रोग्राम शुरू हुआ पाकिस्तान में, आउटरीच प्रोग्राम, जो वहाँ से टीचर्स आएंगे 3 साल के लिए वो शुरू करेंगे। और दिस वाज इन 2018, वो भी बात कर रहे थे इसके बारे में। तो 2019 में वो प्रोग्राम था जिसमें मैंने एनरोल किया 1 साल का डिप्लोमा। मुझे ऐसे लगा वो मेरे लिए आया है, क्योंकि मैं वहाँ तो जा नहीं सकी। बहुत दफ़ा सोचा कि वहाँ चली जाओ, नहीं जा सकी, तो वो सारे टीचर्स आए। फिर आपका कोविड आ गया कि वो उस तरह से नहीं हो सका जिस तरह उनका प्लान था, लेकिन वो जो 1 साल हम उसके फर्स्ट ग्रेजुएट थे। तो वो वहाँ से जब मुझे एक नज़र आया, और मैं अपने काम में ही थी, कि किसी ने कहा कि वहाँ एक एग्जीबिशन है रंगून वाला सेंटर में, हुआ VM फॉर ट्रेडिशनल आर्ट्स, VMCTA सेंटर फॉर ट्रेडिशनल आर्ट्स है। उनके साथ उन्होंने मिलके PSTA ने, प्रिंसेस स्कूल ने, एक इकट्ठा कोलैबोरेशन की। सारे टीचर्स इंग्लैंड से आए, उसमें पर्शियन टीचर्स भी थे, ट्रेडिशनल बहुत सारे टीचर्स जो आर्ट को समझ रहे थे। मेरे जो बहुत अच्छे दोस्त और मेरे गुरु सिरामिस्ट हैं, हैदर दाऊद भुट्टो, वो थे वहीं के। फिर उन्होंने ही शुरू किया ये प्रोग्राम। तो वो एक शुरू वहाँ से वो जब मुझे नज़र आया, तो आई सेड कि दिस इज़ इट, आई वांट टू गो बैक। एंड he was the one who pushed also. He said कि you can do it. I said I'm working, I'm doing many things. He said you can do this also, and I think yes, he was right. I could do it. प्लस शहजाद आपा, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मेंटोर, उनके बगैर आई थिंक सिरेमिक्स मेरी अधूरी है। वो साथ थी पूरी जर्नी में, शायद कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह, तो दिस इज हाउ आई मीन कि वो उस तरफ आई। वापस जो है हाँ, उसकी तरफ आई इवन दो। और फिर जो मैरी पॉट्स का जो पूरा जो प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव है चला हुआ किस तरह से उसका आगाज हुआ। बिल्कुल। और अच्छा मैंने देखा है, सो योर डिज़ाइंस आर इंस्पायर्ड बाय, आई मीन कि मैं देखता हूँ बड़े आज के कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस भी मिलते हैं, फिर मुझे ट्रेडिशनल डिज़ाइन भी मिलते हैं, तो वेयर यू गेट दोज इंस्पिरेशंस? I think from you. So I think I look around and it's just that culture, places, people. कोई मेरे साथ बैठा हो तो उसकी कमीज़ का कोई प्रिंट होता है जो मुझे इंस्पायर कर जाता है। या कोई भी चीज़, आपकी ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैं अगर 10-15 मिनट यहाँ बैठूंगी और ऑब्जर्व करूंगी, तो आई विल फाइंड सम एलिमेंट। आई वाज जस्ट लुकिंग एट दैट प्लेट, जो आपकी वो काशी की एक प्लेट पड़ी हुई है, तो उसका मैं सोच रही थी कि अच्छा, इसका बॉर्डर ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। सो आई थिंक दैट आई फॉर इट मे बी, या दैट इंटरेस्ट I have in as colors also, even monotones, कुछ भी, एक रंग में भी बहुत सब कुछ है। ये जो काला रंग है, इसके अंदर भी बड़ा कुछ है। सो आई थिंक कि वो मेरी इंस्पिरेशन बिल्कुल दुनिया बाहर से आती है, कुछ मेरा नहीं है, नथिंग इज माई, बिल्कुल मुझे कोई वही नाजिल नहीं होती। आई एम नॉट एन आर्टिस्ट। नहीं नहीं, वो तो इंस्पिरेशन आप तो अपनी सराउंडिंग से जो है उस तरह से आप ले रहे होते हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कि देयर इज, आई मीन डाइवर्सिटी बहुत है उसमें, वेरिएशंस बहुत है, जो विच आई हैव बीन टू योर एग्जीबिशन जो अभी रिसेंटली हुआ था, और जब मैं वो डिफरेंट उनको वो प्रोडक्ट्स को देख रहा था, तो मैं एक बिल्कुल जो है ना, कुछ मुझे बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन लग रहे थे। जैसे मैंने कहा, कुछ आज के कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन थे और कुछ बिल्कुल ट्रेडिशनल डिज़ाइन थे, तो वो इंस्पिरेशंस फिर इसी तरह से जो है वो I think I wake up in the morning, whatever inspires me, I try to do that, and now I have a team also. So उनके साथ मैं करती हूँ। बट यस, डिज़ाइंस आर ऑल, जो मुझे शायद कोई मौसम भी होता है, जब ख़ज़ां आती है तो मेरे डिज़ाइन मुख्तलिफ हो जाते हैं। अभी बहार आएगी तो फूल ही फूल नज़र आना शुरू हो जाते हैं मुझे। सो आई थिंक एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे हैं मेरे काम में, जो उसको उसकी वजह से जैसे काम होता है। चलिए, वाह वाह, वेरी नाइस। मैं आई मीन कि आई एम वेरी कीन, और मैंने हमेशा भी जो भी एग्जीबिशन अटेंड किया, तो मेरा दिल कर रहा होता था ये भी उठा लूँ, ये भी उठा लूँ। जिस तरह ये वाला कप अब जो है वो बिल्कुल, और वो जो है वो जब आप कहते हैं ना आर्टिस्ट और उस पर्सनैलिटी के साथ भी उस तरह से जो है वो जा रहा होता है। ये कप मैंने अपनी एक क्लास की, हमारी थी एक
हमारा साइकोथेरेपी का ग्रुप है उसके लिए बनाया था मखसूसी तौर पे, मतलब एक खसूसी तौर पे एक मेरे पास है, बाकी उनके पास है। तो इसलिए जब आपने मुझे आज कहा कि वो मांग, तो वो मुझे ये नज़र अच्छा, आई वाज लाइक, मैं जो है ना वो मेरी मरियम से जब बात हुई तो मैंने उससे कहा कि कुछ मास्टर पीसेस आप लेके आइएगा ताकि हम उनको फिल्म कर लें और हम जो देखने वाले हैं वो देख भी सकें। जो सारी बात हो रही है सिरेमिक की और सेरेमिस्ट की बात हो रही, तो वो है क्या और वो चीज़ें हैं क्या, तो ये बिल्कुल वाकई मैं कहूँगी मास्टरपीस, जैसे आपने कहा, आई थिंक मास्टरपीस से ऊपर ही बैठा है। अच्छा, तो हर आर्टिस्ट की होती है, आई हैव सीन दैट ना, क्योंकि मुझे लकीली खुशकिस्मती से मौका मिला डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ काम करने का ना, तो वो कहते हैं यार नहीं वो मास्टर पीस अपना जो है ना वो तो जो है ना वो आई डू आई इवन काशी का मुझे याद है उस्ताद वाजिद जो है मुल्तान में जो है ना, तो उनके पास ना कोई पीस कोई कुछ ऐसा पड़ा हुआ होता है, कुछ तो होता है। अब तो एक एक ट्रेजेडी ये भी है कि जब उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो सेल कर देते हैं क्योंकि कैश इन हैंड चाहिए होता है, तो वो कम उस तरह से मिलते हैं, लेकिन देयर आर स्टिल वेरी फ्यू। आई डोंट नो मास्टरपीस है कि नहीं, जो बहुत क्लोज टू माय हार्ट है, एक दो पीसेस हुआ है। एक मेरी पहली प्लेट है जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, ये वाली एक ये है जो मैंने सबसे पहली बनाई थी, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। नहीं, वो घर पे, आप उसको तस्वीर दे दूंगा। आप उसको लगा दें। अच्छा, ठीक है, सही है। तो वो एक प्लेट है मेरी पहली वाली जो है, ये पहली प्लेट थी शायद इसलिए। और दूसरी जो है एक बहुत क्लोज जो मुझे लगती है एक चीज़, वो है शहजाद आपा का एक बोल था जिससे इंस्पायर्ड होके मैंने एक बोल बनाया था। उसका नाम भी शहजाद बोल है या आपा बोल हम उसे कहते हैं। सो वो एक है जो मुझे इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अच्छा मरियम, आपने बताया है कि ड्यूरिंग साइकोथेरेपी, तो यू आर स्टडिंग थेरेपी और Yes, I'm getting training in a course which is from humanistic to psychotherapy की एक इंटीग्रेशन है, और एक डिप्लोमा है जो मैं कर रही हूँ अभी मेंटल हेल्थ काउंसलर का। सो चलें, दैट्स गुड। मैंने और ये इस तरफ किस तरह से आना हुआ? I think it's all art also. I feel awareness about getting to know yourself कि खुद क्या हैं, क्या पैटर्न्स हैं हमारे, क्या कल्चर के नॉर्म्स थे, किस तरह कल्चर की जो चीज़ें थी उन्होंने हमें शेप किया। जिस तरह से एज ख़ास तौर पे एक औरत पाकिस्तान में हो के उसका किस तरह से एक जर्नी जो मेरी थी उसके अंदर बड़ा मखसूस पॉइंट्स थे कि कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते, जेंडर रोल्स क्यों हैं। सो उसको समझने के लिए अपने लिए आई स्टार्टेड, एंड along the way I felt when I started seeing clients that there is something I can give back also in a way. सो अपने आप को जानने के लिए सब कुछ कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्या क्या कर सकते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ रहने के लिए। तो वहाँ से ही शुरुआत हुई थी और मेरे ख्याल ये शायद चलती जाएगी जब तक जिंदगी है। चलें चलें, आई विश यू बेस्ट लक। मुझे यहाँ से याद आया, आई हैव सीन वन ऑफ योर पोस्टर, आई थिंक इट वाज औरत मार्च या मैंने किसी जगह देखा था, और उस पे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग उस पे जो है ना वो स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि कुछ मर्द अच्छे भी होते हैं। तो वो क्या स्टोरी थी इसके बैक एंड? उस वक्त मुझे लगता है कि वो शायद मेरा ख्याल है 2019। अच्छा, मेरा तो वैसे ख्याल है कि नहीं होते, लेकिन चले मैं लव टू लिसन। सो मैं समझती हूँ कि हम बिल्कुल दो बॉक्सेस में नहीं डाल सकते कि मर्द बुरे हैं और औरतें अच्छी हैं, कि औरतें बुरी हैं और मर्द अच्छे हैं। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है हम सब इंसान हैं, हम अच्छे मर्द भी हैं, अच्छे औरतें भी हैं, बुरे मर्द भी हैं, बुरी औरतें भी हैं, इस तरह से। सो मुझे नहीं लगता कि हम किसी को हम बस एक एब्सोल्यूट दे सकते हैं कि जी ये तो बुरे हैं। तो हुआ ये था कि उससे पहले मुझे याद है कि कुछ चल रहा था कि कोई केस चल रहा था और कुछ ऑनलाइन चीज़ें चल रही थी उसी से बिल्कुल औरत मार्च से पहले, एंड एवरीबडी वाज, कोई रेप केस हुआ था इस तरह से कि सब मर्द बुरे हैं। सब मर्द बुरे हो ही नहीं सकते, सब औरतें अच्छी हो ही नहीं सकती मेरे हिसाब से। दैट्स व्हाट आई फील। सो इसलिए मैंने वो पोस्टर लगाया था। बल्कि एक लड़का आया और उसने मुझसे पूछा ये आपने क्यों लिखा है, तो मैंने कहा क्यों, तो उसने पूछा कि नहीं, तो मैंने कहा आप यहाँ क्या कह रहे हैं, तो उसने कहा मैं तो सपोर्ट करने आई हूँ। तो मैंने कहा मैं आपकी सपोर्ट में आई हूँ कि आप यहाँ हैं, तो ये इस बात का
सबूत है कि कुछ मर्द ऐसे हैं जो सपोर्ट भी करेंगे औरतों को। सो जनरलाइज नहीं कर सकते उस तरह से उस तरह से। जो है वो ना किया जाए। और इस तरह की तो मैंने एक दफ़ा एक और आपका पोस्टर देखा था, इट वाज अबाउट डाइवोर्सेस आई गेस कि वो बिल्कुल। व्हाट वाज इट, मेरे बिल्कुल जो है मैंने वो पिक्चर देखी, मैंने कहा वाह। और इट वाज लाइक वेरी डेयरिंग ऑफ यू हमारी सोसाइटी के अंदर। बट क्या मैं आई टू इट वाज एग्जैक्टली, तो मुझे नहीं याद, इट वाज अबाउट डिवोर्स। आई हैड रिटन कि वी डोंट टॉक अबाउट divorces, we don't talk about uncomfortable stuff. Why not? Until we talk about it, वो एक स्टिग्मा बन के रह जाएंगी। वो जैसे कहते हैं ना, जो सीक्रेट्स होते हैं हम छुपा के बैठते हैं, उसके पीछे कोई सीक्रेट होता है। सो अगर शादी है तो एक डिवोर्स भी है उसके साथ। अगर एक उसके साथ जुड़ी है, मतलब जहाँ मोहब्बत है वहाँ ग्रीफ और लॉस भी है, वो सब साथ साथ चल रहा है। और उसमें हम असल में हम जैसे ही आपने देखा होगा, कोई रिश्ता टूटता है, चाहे वो किसी किस्म की डिवोर्स हो, दोस्ती की डिवोर्स हो, काम की डिवोर्स हो, किसी किस्म की भी। बहन भाइयों के रिश्ते ख़त्म हो तो हम कहते हैं भाई फलाना बुरा था या अच्छा था, या अच्छा तो नहीं सुना वैसे मैंने, कि हम कहते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम ये नहीं कहते कि दो लोगों की आपस में नहीं बनी, जब वो एडल्ट हुए आपस में उनकी बातचीत नहीं चली, उनका रिश्ता नहीं चला, एंड दैट्स ओके टू ब्रेक अप इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप व्हिच बिकम्स टॉक्सिक इवेंचुअली। कि जब आप एक किसी भी रिश्ते से, हम काम करते हैं कोई, अगर हम उससे खुश नहीं हैं तो चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। सो वो एक था हमारा, शायद औरत मार्च ही था या किसी और पे वो पोस्टर था कि आई हैड रिटन अबाउट डिवोर्सेस दैट इट्स ओके। मतलब ये तो कॉर्नरशिप ऑफ इट कि यार I have divorced और मतलब Yeah, I am divorced, yes, and it's totally fine. That's part of me, and it's nothing good or bad about it. I would say कि it's a part of my journey. And एक चीज़ थी, एक रिश्ता था, वो नहीं चला, उसके साथ हम ख़त्म नहीं हो जाएंगे, हम निकलेंगे, हम आगे चलेंगे। लेकिन जब हम डाइवोर्स की बात करते हैं तो उसके साथ तो एक स्टिग्मा अटैच्ड है इतना ज़्यादा सोसाइटी के अंदर। एंड आप जिस फैमिली से आ रही हैं, जो थोड़ा सा मैं जानता हूँ, तो वो तो इतना आपका पेयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर और इतना जो है वो चैलेंजिंग हो जाता है वो सारी सिचुएशन। तो हाउ यू मूव्ड ऑन, हाउ डिड यू फाइट इट? आई थिंक बड़े मज़े की बात है कि मेरी जो फैमिली थी वही मेरे साथ थी। माई फादर वॉज द फर्स्ट वन, माई ब्रदर्स वो देयर कि आप अगर नहीं खुश हैं तो ये रिश्ता ख़त्म कर। तो मुझे लगता है कि वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो उनकी सपोर्ट थी, वो कुछ एक्स्ट्रा ही सपोर्ट थी जो अनकॉमन है, तो हालांकि एक पंजाबी फैमिली, टिपिकल हम पंजाबी, लेकिन आई फील इस मामले में बहुत और बहुत सारे और मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। एक्सटेंडेड फैमिली की मैं बात, अपनी इमीडिएट फैमिली की बात कर रही हूँ, कि बहुत सपोर्ट, बहुत मोहब्बत, एक्नॉलेजमेंट कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। और सारी ज़िंदगी मेरे वालिद साहब का डायलॉग था कि सारी ज़िंदगी रोने से बेहतर है एक दिन रो लिया जाए और आगे चला जाए। उसमें बहुत सारा कुछ हुआ, लेकिन आई फील कि उनकी सपोर्ट थी तो ये मैं कर सकी। एंड आई स्टिल फील कि स्टिग्मा किसने बनाया है? मैंने और आपने। हम ही इसको ख़त्म करेंगे, हम ही बताएंगे कि इट्स ओके टू ब्रेक अप, इट्स ओके टू कम बैक। जब हम इजाज़त, जो लोग इजाज़त से मतलब जब हम उन्हें इतनी फ्रीडम दे देंगे अपनी औलाद को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कि हम हैं। फैमिली किस लिए होती है? कि फैमिली आपका साथ दे। फैमिली एंड फ्रेंड्स हम कहते हैं, वो सपोर्ट होती है आप। अगर वो आपके किसी भी वक्त में आपके साथ नहीं है तो फिर वो आपके साथ नहीं है। बहुत सारे डिसीजंस आई फील बहुत, उन्हें मैं आसान तो नहीं कहूँगी, लेकिन नामुमकिन नहीं रहते, मुमकिन हो जाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है जब आपके साथ सब मिल बैठें और साथ चलें। चलें, ये तो आई मीन कि इन योर केस यू आर लकी, आपकी खुशकिस्मती है कि इतनी सपोर्टिव थी फैमिली। बट अगर हम जनरली देखते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर तो होता नहीं है इस तरह। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस आती है
वो फैमिली की तरफ से ही आती है कि और व्हेन इट कम्स टू वुमेन कि भाई ये तो घर तबाह हो जाएगा, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, और दोबारा किस तरह से जो है कोई रिश्ता दोबारा कैसे बनेगा, ये तो एक दब्बा लग जाएगा। हाँ, तो ये किस तरह से मतलब ये ख़त्म होगा? और मैंने देखा है कि उसमें फिर वो औरत भी उतना ही सप्रेस्ड होती है और वो डिसीजन नहीं ले सकती। आई थिंक ख़त्म होगा जब हम ओनरशिप लेंगे अपने अच्छे और बुरे की, हम ओनरशिप लेंगे अपने राइट और रॉन्ग की। जब हम ओनरशिप लेंगे कि हाँ, हमने एक चीज़ की, हमसे भी गलती हुई, किसी और से भी हुई, बट इट्स ओके। हम फरिश्ते नहीं हैं। फरिश्ते अगर फरिश्ते बनना होता तो खुदा के पास फरिश्ते थे दुनिया बनने से पहले, जो बिल्कुल सब कुछ सही कर रहे थे। दुनिया बनी इंसानों के लिए, एक दूसरे के लिए। हम गलतियाँ भी करेंगे, हम नहीं। जब तक हम कहेंगे कि जी हम ठीक है या हमें इसके बारे में बात नहीं करनी, तब तक ये स्टिग्मा ही रहेगा, ये एक टैबू रहेगा। जब हम बात करेंगे, हम उसको अपने अंदर से निकालेंगे। जब लोगों को पता ही नहीं ना डिवोर्स है क्या, जब तक आप बताएंगे नहीं, आप उससे निकलेंगे नहीं, तो आप सोचें कैसे। एक आपका फॉर एग्जांपल मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ज़ख्म है आपका, आप उसको पट्टी भी नहीं कर रहे, आप उसको ख़राब होने दे रहे हैं, तो ख़राब होता जाएगा। जब तक आप उसको साफ़ नहीं करेंगे, उसको पट्टी नहीं करेंगे, उसको निकालेंगे नहीं। इसी तरह हमारे इमोशनल ट्रॉमास हैं, जब तक हम बात नहीं करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली यस, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जहाँ पे जो एक्सेप्ट नहीं करते कि आपने बिल्कुल सही कहा कि घर से ही शुरू होता है, और घर वाले अगर कहते हैं कि हम साथ हैं या नहीं साथ, तो वहीं से पहली कहानी शुरू हो जाती है। उसमें मुझे लगता है कि बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, और हर एक के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं। फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों में, कि कोई बहुत सारी औरतें इसलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहती हैं कि वो क्या करेंगी वहाँ से निकल के, बच्चों का क्या करें। बहुत सारे मर्द ऐसे रिलेशनशिप्स में होते हैं कि वो उससे निकल नहीं पाते क्योंकि कल्चरल प्रेशर। सो डिवोर्स दोनों के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि लड़कियां हैं, सिर्फ लड़के भी हैं। लड़कियां ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे पास पेट्रियार्की है, एक सोसाइटी हमारी, उसके अंदर मर्दों को ज़्यादा तरजीह जाती है, लेकिन औरतें मर्द दोनों सफ़र करते हैं और पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजर जाती पूरी है। जिंदगी। आई हैव विटनेस, मतलब आपको विटनेस क्या, हर जगह यही केस नज़र आते हैं जी। बस वो पूरी ज़िंदगी बनी नहीं, लेकिन वो बच्चों के लिए और फैमिली के लिए। अच्छा, टॉक्सिक ना भी हों तो मैं देखती हूँ कि लोगों में मोहब्बत भी नहीं है, लोग वक्त गुजार रहे हैं साथ। वो भी बहुत अजीब है कि आप वक्त गुजार रहे हैं एक दूसरे के साथ, कि अच्छा एक रूटीन है, स्कूल जाना है बच्चों को, अच्छा बच्चे को स्कूल भेजना है, ये कर दिया, खाना खिला दिया, बस। कंपेनियनशिप नहीं है, सिर्फ वो रिश्ता है। वो जो पेपर हमने साइन कर वो एक पेपर है वहाँ पड़ा हुआ, बस। मुझे नहीं पता वो पेपर ना होता तो क्या होता, क्योंकि वहाँ मोहब्बत नहीं नज़र आती, वहाँ एहसास नहीं नज़र आता एक दूसरे का। वहाँ पे वो एक फैमिली होती थी ना, फैमिली जिसे कहते हैं, वो नहीं नज़र आती, वो यूनिट नहीं लगता। वो लगता है कि एक टिक बॉक्स कर रहे हैं हम, कि हमने बच्चे पैदा किए, उन्हें स्कूल भेजा, आज हमने तालीम दे दी ना, हमने फ़लाने स्कूल भेज दिया, हमने उन्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ दे दी, एहसान कर दिया हमने बच्चों पे। सो आई फील, और औरत और मर्द का रिश्ता भी, कि मैं अपनी बीवी को पैसे दे देता हूँ या बीवी कहती है मैं खाना पका देती हूँ। सो आई थिंक उससे ज़्यादा है एक बॉन्ड, एक कंपेनियनशिप जो है, वहाँ मोहब्बत सबसे पहले होनी चाहिए। हम्म। और मैं यही देखता हूँ कि जब कंपेनियनशिप की बात आती है तो वो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट्स मोर लाइक अ ड्यूटी। ड्यूटी क्या ठीक है, और जब हम ड्यूटी की तरफ आते हैं तो वी डोंट डिस्कस दिस। हम उस डायलॉग में जाना ही नहीं चाहते, हम उसमें एंटर होना ही नहीं चाहते। डरते हैं ना अपने आप से। हाँ, और अपने गिर्द जो है वो हमने बाउंड्रीज वो इस तरह की वो लगा ली है कि हम वो स्पेस देते ही नहीं। देते और वो फिर ट्रॉमास कैरी हो रहे होते हैं आपकी अगली जनरेशन में। बिल्कुल, जनरेशनल ट्रॉमा हम इसे ही कहते हैं कि वहाँ पीछे से चलता आता है, जब तक आप हील नहीं होंगे वो ट्रॉमा आपके साथ चलता जाएगा। जो आपके पैटर्न्स हैं, आपकी औलाद आपके बोलने से नहीं कुछ करेगी, आपकी हरकतें देखेगी, आपको देखेगी चलते फिरते कि किस तरह किया मेरे बाप ने, क्या किया मेरी माँ ने, हमारे साथ किस तरह रहे। उसमें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल रिश्ते हो गए, ट्रांजैक्शन हो गई है। अच्छा तुमने 2 रुपए डाले, 4 रुपए की चीज़ निकली, कुछ इस तरह एक ट्रांजैक्शन हो गई हर रिश्ते में। सो जब ट्रांजैक्शन हो जाए एक रिश्ता, तो वो रिश्ता कैसे होगा? उस रिश्ते में क्या रह जाएगा?
उसमें हो गया कि तुमने मेरे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया. सो आई फील रिश्ते ट्रांजैक्शंस नहीं है, रिश्ते ट्रांजैक्शन से ज़्यादा है. और जब उसके अंदर ये बात आ जाती है कि जब मैं और तुम आ जाती हैं और वो जब वो ट्रांजैक्शन वाली फील आ जाती आ है, जाती है. तो फिर उसमें फिर मुझे मरियम में सारी सिचुएशन में इशू ये है कि आप किसी भी पिलर को ले लें फैमिली के अंदर, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे मर्द है, औरत है, हाँ. कोई भी इवेंचुअली खुश नहीं है. हाँ, क्यों नहीं है? फिर हमने क्यों की शादी, क्यों किए पैदा किए बच्चे, अगर हम इतना कुछ करके खुश नहीं हैं? कोई भी काम हम कर रहे हैं, आप जैसे आपकी फिल्म मेकिंग है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट से खुश नहीं हो, क्या करोगे आप? व्हाट डू यू डू? यू टेंड टू कम बैक, थिंक अबाउट क्या हो रहा है मेरे साथ. तो हम काम में ये सोचते हैं, लेकिन हम रिश्तों में नहीं सोचते. हम देखते हैं शाम 7 बज गए, अच्छा दफ्तर ख़त्म हो गया है, अब घर जाएंगे, ड्यूटीज़ है जैसे आपने कहा, बैठेंगे. हम शायद आपस में बात करना भूल गए हैं, करना भी नहीं चाहते ना, करना भी नहीं चाहते. हम भागते हैं ना उससे, हम हाँ. उस डिस्कशन क्या बात करें? अच्छा फिर कहीं और किसी मौके पे डिस्कशन होती है, चूँकि निकलना है. मेरा चूँकि काम भी कुछ इस तरह का है कि अक्सर जो है ना इस तरह के सेशंस लगते हैं, कहीं गुफ्तगू होती है, कहीं डायलॉग होता है, तो अक्सर मैंने 80-90% जो मेरे जो गुफ्तगू होती है किसी जिस शख्स ने एक ज़िंदगी गुजार दी, एक वक्त गुजार दिया, तो हमेशा यही सुनने को मिलता है, यार ये ऐसे तो ज़िंदगी हमने गुजारनी ही नहीं थी, हम तो ये चाहते ही नहीं थे. तो क्या चाहते थे? वो आज चॉइस है आपके पास, आज उठें आप. आपने मुझसे पूछा कि मैं अपनी साइकोथेरेपी और ये जो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की, मैंने अपने लिए शुरू की थी कि मैं चाहती क्या हूँ. वही आपकी वाली बात कि खुश किस चीज़ में है, खुशी किस चीज़ में है. सबसे पहले अपनी ओनरशिप, अपने एक्शंस की ओनरशिप. हम फरिश्ते नहीं हैं, एंड इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स. हमने गलतियाँ की हैं, हाँ, आगे हम उनसे सीख क्या सकते हैं, लेकिन हम पता नहीं किस चीज़ में बैठे हैं कि हम तो नहीं कहेंगे कि जी हमने कुछ गलत किया. हम सो ये क्या वजह, व्हाई वी डोंट स्पीक अप, हम अपने उन बाउंड्रीज शर्म, शेम, सबसे बड़ा शेम. शेम, शेम. आप जो डिवोर्स की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की हम बात करें, शेम जो उसके साथ जुड़ी हुई है. एक आपका कल्चर कहते हैं ओह ये हो गया, तो जब वो शेम अटैच हो जाती है किसी भी एक्ट के साथ, तो वो आपको बोलने से मना कर देती. तो कोई भी एक्ट जब जिसमें शेम आ जाएगी, जिसमें गिल्ट डाल दिया जाएगा, जिसमें फियर आ जाएगा, किस चीज़ का फियर होगा कि ओहो मैं जब आज से बात कर रहा हूँ तो ये होगा, क्या होगा, क्योंकि वो डाला गया आपके बचपन से, जो कंडीशनिंग आपकी की गई है, जिस माहौल में आप पैदा हुए हैं, जिस माहौल में आप पढ़े लिखे हैं, घर से शुरुआत होती है, तो वो सारा कुछ आपके दिमाग में आया है. तो अब उसको निकलना कैसे है? वो शेम अटैच आपने कर दी कि ओहो तुमने तो ऑरेंज कमीज़ पहनी है, लड़के तो ऑरेंज कमीज़ नहीं पहनते. किसने कहा? किसी ने कहा. वापस जाएं, उसका स्क्रिप्ट चेंज करें. आप कहें जी कि लड़के तो पिंक कमीज़ भी पहनते हैं और लड़कियां पहनते हैं ब्लू, वो स्क्रिप्ट चेंज हो जाएगा. किसने दिए ये हमें सारा कुछ? हमने खुद. तो स्क्रिप्ट लिखे गए थे. कोई भी कल्चर, कोई भी जगह एक स्क्रिप्ट्स लिख देती है अपने, जो बाहर चले जाते हैं, वर्ड ऑफ माउथ निकलते जाते हैं. अब अभी बाहर जाएंगे तो कोई 2 दिन हमें लगेंगे एक नया स्क्रिप्ट बनाने में, कोई एक नई चीज़ फैशन बनाने में. हम कहेंगे जी ये आ गया सोशल, अब तो सोशल मीडिया वायरल हो जाएगा सब कुछ. तो फेयर ऑफ जजमेंट भी तो है. बिल्कुल वही तो है, फियर ऑफ जजमेंट भी तो है, लेकिन आप किससे डर रहे हैं? फियर ऑफ जजमेंट आप में डाला गया, सब कुछ है. क्या होगा अगर आपने ऑरेंज कमीज़ पहन ली है? तो क्या होगा? लोग आपको कहेंगे ओहो यार तुम लड़की बन गए हो. हाँ कहने में. सो इसको यस उसके साथ काम करने में, अपने आप पे काम करने में एक वक्त लगेगा लोगों को समझने में कि ये सब स्क्रिप्ट्स हैं जो चल रहे हैं लोगों में. क्योंकि दिस इज़ सो सैड जब हम अक्सर इस तरह की जो है ना वो न्यूज़ सुनते हैं या देखने को मिलती हैं कि उसने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर ली, वो कोई मेंटली इमोशनली किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजर रहा था, तो ही और शी टुक हर लाइफ. तो दिस इज़ सो सैड और मुझे लगता है कि उसका कोई चैनल नहीं है, वे आउट नहीं है, वो कोई एक्सप्रेस एक्नॉलेज ही नहीं करते हम. अगर मैं आपको आके कहूँगी कि जवाब मेरे सर में दर्द है, आप कहेंगे मरियम ये पैनाडोल है. या मैं आपको कहूँगी मेरे सर में दर्द 4 दिन से हो रही है, आप कहेंगे कि जी डॉक्टर के पास जाएं.
कोई आके आपको कहेगा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है या डिप्रेशन का लफ्ज़ तो शायद वो ना इस्तेमाल करे, वो कहेंगे कि जी मेरा दिल नहीं करता घर से निकलने को, मुझे कुछ हो रहा है। आप कहिए कोई नहीं, बाहर जाओ मूड ठीक हो जाएगा, दोस्तों के साथ जाओ, ये खा लो, ये कर लो, अच्छा तुम फ़िल्म देख लो। सो वी डोंट एक्नॉलेज दैट हमारे यहाँ तो अक्सर ये होता है कि वो पर्टिकुलर मुंडे का ब्याह कराया। हाँ, हर चीज़ शादी उसका हल है, हर चीज़ का हल शादी है। मतलब कि शादी करने सब ठीक हो जाएगा, बल्कि वो डबल बर्बाद हो जाएगा। एक और इंसान भी आपके साथ और फिर बच्चे भी ले आएँ दुनिया में, ताकि और ख़राबी हो जाए कि आप खुद हील नहीं हैं, आप खुद एक इमोशनली अनस्टेबल हैं, आप बच्चा भी ले आए हैं। अब आप उसके साथ एक और आपकी जर्नी है। तो आप ये देखें कि आप एक्नॉलेज ही कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है इसकी, एक्सेप्टेंस नहीं है। आ रही है, जैसे हम कह रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वही 0.0001%, लेकिन अभी वक्त लगेगा। नहीं, बट आई हैव सीन पीपल और बड़े क्लोज भी रिलेटिव्स ऐसे देखे कि विच आई फेल्ट कि दे नीड थेरेपी या उनको अपने ट्रॉमास को हील करने की ज़रूरत है, बट दे आर नेवर कन्विंस्ड। आई थिंक वी ऑल नीड थेरेपी। थेरेपी तो एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जिसको अगर कोई समझ जाए तो उससे समझ आ जाए कि व्हाट थेरेपी इज़ बेसिकली इट्स थेरेपी। हम जो कहते हैं हम उसे कहते हैं टॉक थेरेपी। इट्स अबाउट टॉकिंग योर इंटरनल फेयर, anything, expressing your feelings and talking to somebody जहाँ से आपको कोई जजमेंट नहीं आ रही। थेरेपी का ये मतलब नहीं है कि आप कोई बीमार है। थेरेपी का मतलब है कि आपके जो कंडीशनिंग, कुछ फियर्स या कुछ गिल्ट या शेम अटैच्ड है, उसके बारे में आप किसी और से बात इसलिए नहीं कर सकते कि वो आपको फिर से जज करेगा। तो जब आप एक थेरेपिस्ट या उस इंसान के पास जाएंगे जो नॉन जजमेंटल आपको फीडबैक या आपसे बात करेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ कुछ मुख्तलिफ है। सो आई फील थेरेपी तो एक हमारे ना उसमें हो जाना चाहिए मैंडेटरी कोर्स दैट एवरी वन मस्ट टेक इट। मैं पिछले 6-7 साल से थेरेपी में हूँ एंड आई एब्सोल्युटली लव इट, दैट हाउ इट हैज़ ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। बट देखे ना, अगेन यू आर द एक्सेप्शनल केस ना। बट मैं कह रहा हूँ कि इन जनरली नो वन कम्स टूवर्ड्स इट ना। आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो वो फौरन वो टैबू आ जाता है। हाँ जी, तुम मुझे नफ्सियाती मरीज समझते हो। नहीं, मुझे अभी तक आधे लोग कहते हैं हाँ तुम्हें थेरेपी की बहुत ज़रूरत है इसलिए तुम जा रहे हो। आधे लोग कहते हैं कि अच्छा तुम पागल हो, व्हाई डू यू गो टू थेरेपी। सो मैं उनसे सिर्फ कहती हूँ कि मैं उनसे सिर्फ ये कहती हूँ कि आप थेरेपी पे जाएं तो आपको पता लगेगा मैं क्यों जाती हूँ। और उसमें अच्छा थेरेपिस्ट भी, मतलब देखें, लोग कहते हैं अच्छी बुरी प्रैक्टिस हर प्रोफेशन में है, एथिकल नॉन एथिकल। फिर हमारे मुल्क में एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ है नॉन एथिकल प्रैक्टिस, किसी भी प्रोफेशन में वो ज़्यादा है। तो इस प्रोफेशन में भी है। कुछ लोगों ने जिनके पास डिग्री, कुछ भी सर्टिफिकेशन नहीं है, कुछ काम नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं प्रैक्टिस विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग, कि उसकी कोई बॉडी भी नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, होनी चाहिए जिसमें देखा जाए कौन कहाँ से आ रहा है, किसने क्या पढ़ा हुआ है। लेकिन अच्छा चले, वो तो अगेन दैट्स द अनदर मेन इशू। तो ये है कि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की बात करें और जिस इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है और जो डिप्रेशन है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, उसमें आपके इकोनॉमिकल, उसमें आपके कल्चरल, आपके हर तरह के उसमें फैक्टर्स आ जाते हैं। तो उसमें तो किस तरह से, मतलब एक आम जो इंसान है उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि पहली बात ये है कि वो बात नहीं करता, कोई जो है आउटलेट नहीं है, और दूसरी बात ये है कि अगर किसी को ज़रूरत है तो दे आर नॉट कन्विंस्ड एंड देयर अवेयरनेस बात करनी है, मतलब जैसे आप कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, इसी तरह अल्लाह करे और लोग भी कर रहे हो इस वक्त और करते जाएं, कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज़, हाउ इम्पोर्टेंट योर मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर फिजिकल हेल्थ। आई बिलीव कि अगर ये सही है और ये सही है तो सब सही है। मतलब अगर आपकी मेंटल हेल्थ, आपका दिमाग, आपके इमोशन सब सही जगह जा रहे हैं तो आपकी बॉडी कैन कोप विद इट। एंड आई फील एक सिस्टम बनाया है अल्लाह मियाँ ने कि आपकी बॉडी बड़ी अमेजिंग है, उसमें बहुत कुछ है। अगर हम उसको देखें, हम भागते हैं दवाई, हम कहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट आ जाए कि जी जो भी हुआ है मुझे 4 दवाइयाँ दे दें, एंटीबायोटिक दे दें, मैं कल ठीक हो जाऊँ। कोई भी चीज़ इंस्टेंट नहीं है। एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम, आई फील। सो यस, अवेयरनेस ओनली
way forward is awareness. By talking, you and I are maybe putting a little dent in that society, that let's talk about it. Let's share our own journey to show people that we exist also. बट लेकिन बात ये है ना कि उस टॉक से भी, उस अवेयरनेस से हम अक्सर देखें ना, जब मैंने क्लाइमेट पे काम शुरू किया तो आई वाज लाइक कि इतना कुछ हमारे सामने आ रहा होता है और हम इतनी वल्नरेबल कंट्री हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, इतनी रिपोर्ट्स आ रही है, इतना सब कुछ आ रहा है, हम सब देख रहे हैं लेकिन हम करते कुछ नहीं है. वी आर वेटिंग फॉर द डूम्स डे कि आएगा जब तो फिर देखेंगे क्या होगा. सो आई थिंक द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द मेंटल हेल्थ एज वेल. लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ नहीं करते. आपने किया ना, आपने जानते बूझते हुए भी वो फिल्म बनाई, सब कुछ किया, गए, इतनी मेहनत की, कोई फंडिंग भी नहीं थी, मुझे याद है. लेकिन बहुत कम है ना. हाँ, लेकिन उम्मीद है. अगर उम्मीद नहीं होगी तो ज़िंदगी नहीं होगी. तो आई फील वो उम्मीद है. अगर तुम अकेले भी काम कर रहे हो तो आई फील वो उम्मीद जिंदा है. कोई एक बंदा भी कर रहा है तो वो उम्मीद है. और यस, इट्स अनफॉर्चुनेट एंड इट्स सैड कि हम देखते बूझते भी नहीं करते. अच्छा, मुझे ये लगता है कि जो हमारा जो पीयर जो ग्रुप होते हैं या जो हमारा जो सर्कल होता है, जो फ्रेंड सर्कल है, उसके अंदर भी शायद ये अवेयरनेस होना इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने सर्कल के अंदर आप वो स्पेस दें, वो कॉन्फिडेंस दें कि आपके जो फेलोस हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो बिना किसी फियर के आपसे बात कर. तो हम ही तो सबसे पहले जज करते हैं. हम मिलते हैं सबसे पहले कहते हैं, ओ काला हो गया यार तू, ओ नीला हो गया है, ओ मोटा हो गया है, से तुम तो मोटी हो गई, नहीं नहीं पतली हो गई हो. हम सलाम तो करते ही नहीं किसी को, हम पूछते ही नहीं तुम कैसे हो. हम मिलने से पहले कह देते हैं, हाँ यार तेरे तो ये बाल नहीं अच्छे लग रहे, मैंने तुम्हें कहा था नहीं ये रंग नहीं तुम पे सूट कर रहा. सो हम अपने ही दोस्तों से तो हमारी शुरुआत होती है, जहाँ से हमारी शेम आती है. हम वहीं से तो हम उन्हें ऐसे पराया कर देते हैं. हम कहते हैं कि जाओ. सो फिर कैसे बात होगी जब आप मुझे मैं देखते ही कहूँगी वो मोटे, वो पतले, तो आप कहेंगे यार इस बंदे से मैं या बंदी से क्या बात. और हमारा अनफॉर्चुनेटली जो इवन हम देखते हैं कि एक तो स्कूल सिस्टम, जो एजुकेशनल सिस्टम है, या मैं गवर्नमेंट स्कूल्स, इवन प्राइवेट स्कूल्स की भी बात कर, सब स्कूल, और फिर हमारा जो अपना गली मोहल्ले का कल्चर है, उसमें तो बुलिंग इज लाइक मतलब बेस लाइन. बुलिंग के बिना तो जिंदगी नहीं है ना. अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की बुलिंग. लेकिन मजे की बात है, जो आपके देसी कल्चर में घरों में बुलिंग है ना आपस में, उसकी कोई बात नहीं कर रहा. ये तो आप कर रहे हैं ना स्ट्रक्चर में, एक स्कूल है वहाँ बुली होता है. आप क्यों नहीं बात करें घरों में जो बुलिंग होती है, जो सारा दिन हम एक दूसरे के साथ करते हैं, दोस्तों में जैसे आप कह रहे हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं करता कि ओ ऐ ना करी ऐ हो जाएगा. क्यों ना करना, क्यों ना पहनना, फलाना रंग नहीं तू पा सकता, अच्छा ते होन तू, तेरी तलाक ले लेनी है तू. तो ये बातें हमारी जो बुलिंग है वो घर से शुरू हो रही है. और वो छोटी चीज़ों पे इस तरह से बैठो मत, इस तरह से हाँ, खड़े मत हो, देखो मत. एक मैनर्स और होते थे, तमीज़ और चीज़ होती है. एक सोसाइटी में आप देखेंगे तमीज़ नहीं है अब, वो तो है ही नहीं. पुराने ज़माने थे जहाँ चली गई. आदाब और होते हैं. एक और चीज़ होती है जब आपको हर वक्त रोका टोका जाए, वही बुलिंग होती है मेरे ख्याल से. कि आपको घर से ही कि ये नहीं करना तुमने, ये नहीं बोलना, ये नहीं खाना है, ओ तुम मोटे हो जाओगे तुम खाओगे तो. इंस्टेड ऑफ टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद फूड, हम उन पे पहले ही उनको एक बताते कि ये हो जाएगा, तो वो कहता है कि अच्छा मैं ये हो जाऊंगा. मुझे याद है अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हमारी एक फैमिली फ्रेंड है और उनकी 2 बच्ची हैं छोटी, तो वो स्कूल और अच्छे इधर इस्लामाबाद में स्कूल में पढ़ती थी, बट they have been continuously bullied because of their color, और eventually she decided to leave the country. वो अभी वो कहती है कि मैं इनको नहीं चाहती कि ये इस माहौल में जो है वो बढ़े, तो अपना जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है एंड दे मूव्ड आउट. हाउ सैड इज़ दिस. मतलब कि हम अपने, मैं वही कह रही हूँ कि हम अपने, मैं जब लंदन में होती थी तो लोग कहते थे कि जी यहाँ तो बड़ी वो हरासमेंट होती है और यहाँ बड़े एथनिसिटी डिस्क्रिमिनेशन होती है वो. तो मैं कहती ये तो बिल्कुल नहीं करते जो हम करते हैं. हमारे पास वापस और जो हमारा इधर रेसिज्म है, जो रेसिज्म जो डिस्क्रिमिनेट हम करते हैं. मैं और वो लोग कहते थे वहाँ, मैंने कहा पाकिस्तान में आओ तुम लोग, हमारे पास देसी कल्चर में हम बताएं हम कितना डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम किस तरह एक दूसरे की
खाल उतार देते हैं, और महसूस नहीं करते। अच्छा, फिर वो हम कहते हैं हम तो मजाक कर रहे हैं। हाँ, जो कहते हैं एक तो ये लफ्ज़ ही जो है ना उसकी समझ नहीं आ सके। कि जो हम कहते हैं ना कि जो पूरा एक जुगत कल्चर है। सार्कास्टिक हाँ रिमार्क्स देना और फिर कहना वो मैं तो मजाक कर रहे हैं सो। हाँ, दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। और होता ये है कि अगर कोई चले, मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है ना कि ये आपको इंटरनली कहीं ना कहीं हिट कर रहा होता है। आप सरफेस लेवल पे तो आप चले एंजॉय कर रहे हैं पार्ट ऑफ इट, लेकिन जब आप अपने तन्हाई में जाते हैं या अपने साथ वक्त गुजारते हैं तो तब वो चीज़ें आपको सारी हिट करती हैं, बिल्कुल करती है। इमोशनली और आपको हिट बिल्कुल करती हैं। सो अच्छा चले, ये हमारी तो गुफ्तगू चलती रहेगी, कहीं वापस आ जाए। तो मुझे ये बताइए, वहीं से मैं कनेक्ट करता हूँ। डू यू थिंक कि जब हम ये थेरेपी की बात कर रहे हैं तो आर्ट थेरेपी भी तो होती है? बिल्कुल, बिल्कुल। जो मेरा फ्यूचर मकसद है, हाँ। बिल्कुल आर्ट थेरेपी। आई फ़ील कि जब मैं पेंट कर रही होती हूँ तो मुझे लग रहा होता है कि एक और किस्म की मेडिटेशन, एक और किस्म की मैं दुनिया में होती हूँ जहाँ एक सुकून, क्योंकि मैं फ़ोकस कर रही होती हूँ एक चीज़ पे। तो बिल्कुल आर्ट थेरेपी एक बहुत बड़ा शोबा है जिसके अंदर बहुत काम हो रहा है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। एंड इवेंचुअली जो हमारा फ्री चाइल्ड है या जो चाइल्ड है हमारा, वो हम मार देते हैं बेसिकली। बड़े होके हम कहते हैं हम बड़े हो गए। वो चाइल्ड मरना नहीं चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। तो वो चाइल्ड कहीं तो निकले, उसे कभी कभी बाहर आना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, उसे अ, सब कुछ लानी चाहिए। तो आई फील कि आर्ट थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, सबके लिए है। आर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। कोई भी क्रिएटिव चीज़ कोई भी आप ले आएँ तो एक कल्चर उसके बगैर बनता ही नहीं है, फौत हो जाता है। सो येस, आर्ट थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हो सकता है शायद कुछ लोग आर्ट थेरेपी के थ्रू ही थेरेपी की तरफ चले जाएं, क्योंकि वो इतना बड़ा स्टिग्मा ना लगे उन्हें कि ये एक सो दिस इज व्हाट आई, मुझे लगता है कि आर्ट थेरेपी कुड बी वन ऑफ द आउटलेट, क्योंकि एब्सोल्युटली कि उस वक्त आप कहेंगे मैं तो आर्ट प्रैक्टिस में हूँ, बिल्कुल। मैं वो फिर आप वो शर्म आ रही है ना बीच में, आप शेम में आ रहे हैं। मतलब हमने शेम अटैच रखनी है। हम क्यों नहीं कहेंगे कि हम थेरेपिस्ट हैं? हम खुल के कहेंगे, जिसको जो समझना है वो समझे। लेकिन जितनी मुझे लगता है कि इट्स नॉट इजी कि इतना आपका जनरेशनल ट्रॉमा और एक पूरी सोसाइटी जिसमें मेजॉरिटी थिंक्स लाइक दिस, और उसमें आप उस शेम और जो जजमेंट का फेयर है उससे आप निकल आए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस पे काम करना है ना। काम करेंगे तो निकलेंगे। बहुत लोग निकलते हैं और निकल रहे हैं। मतलब ये वही बात है कि कितना काम आप अपने आप पे करना चाह रहे हैं, कितना कितना आप उन डीप वोन्स को खोल के बैठ के देखना चाह रहे हैं हुआ क्या था। कोई कुछ ना करे सिवाय अपने आप पे काम कर ले, दैट्स इट। किसी को किसी और पे काम करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ अपने आप पे काम करें, आप अपने पैटर्न देखें, अपनी ज़िंदगी देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, एंड दैट्स इट। आपकी सारी सराउंडिंग्स चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंगली जो आप कर रहे हैं। हमारा पीपल प्लीजिंग कल्चर है, वो एक बन गया हुआ है। आप अपनी बाउंड्रीज कैसे लगा रहे हैं, आप किस तरह बता रहे हैं कि येस देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग काइंड एंड नाइस। यू कैन बी काइंड बट यू डोंट हैव टू बी नाइस ऑल द टाइम। देयर इज़ अ डिफरेंस। सो हाउ डू यू टीच दैट टू योर सेल्फ, हाउ डू यू टीच दैट किड्स? और बच्चे वही उठाएंगे जो वो देखेंगे, जो आप उन्हें बताएंगे। हाँ, वो तो उसी पैटर्न को फॉलो करे। बच्चे अगर नार्सिसिस्ट बन रहे हैं तो कुछ तो उसकी बेस है। बच्चे अगर वो एक किस्म की कोई उनके अंदर एंटाइटलमेंट या कुछ आ रही है, कुछ तो उसकी फाउंडेशन बनी हुई है, कहीं से तो आ रही या है। एग्रेशन आ रहा है, और कोई बिहेवियर जो आपका गुस्सा है वो कहीं से तो आ रहा है। कुछ तो अनमेट नीड्स थी जिनको नहीं देखा गया, या जिनको दबा दिया गया, या जिनको छुपा दिया गया। और इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम, बट हमें जब तक हम अपने आप पे काम नहीं करेंगे कुछ नहीं बदलेगा। सबसे पहले हम अपने आप को बदलेंगे। अच्छा, वैसे अक्सर ये भी होता है ना कि जब एक सोचता है इंसान कि यार मुझे अपने ऊपर काम करना है या मुझे इसको लेके चलना है, लेकिन वो सोचता ही रह जाता है। मतलब वो कहता है कि मुझे अपने लिए वक्त नहीं मिल रहा। दिस इज अनदर थिंग कि हमने शायद इतना खुद को मसरूफ कर लिया है, इतना इंगेज कर। मैं उसको सच ही नहीं समझती, झूठ है। जो लोग कहते हैं ना ओ मेरे पास टाइम नहीं था, बिल्कुल टाइम था। आपने उसे प्रायोरिटाइज किया, आपका जहाँ जाना था, जो करना था आपने किया, जो आपने नहीं करना था आपने नहीं किया। सो वक्त सबके पास एक जितना है। हर इंसान कोई अलहदा वक्त नहीं लेके आया। वही 24 घंटे आपके पास है, वही मेरे पास है।
उन्हीं 24 घंटों को आपने देखा कि मुझे ये करना है, अच्छा मैं बहुत थक गया हूँ लेकिन यार इस इंसान से मुझे मिलना था, क्योंकि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में ज़रूरी था। मतलब मैं समझती हूँ मेरी ज़िंदगी में रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं, बहुत धोखे भी खाए हैं, बहुत लॉसेस भी गए हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं आज भी। और मैं रिश्तों को ट्रांजैक्शंस नहीं समझती, ना समझना चाहती हूँ। सो वहाँ पे हमेशा आपके पास वक्त होगा ये डिसीजन लेने का भी कि है कि नहीं, क्या आप उस और कभी-कभी होता है कि कभी-कभी आपको वक्त चाहिए होता है वो रिश्ते चलाने के लिए, उनको कैसे चलाना है। तो वक्त तो सबके पास एक जितना है। हाँ, आई मीन वही बात है, आपकी बात है कि वो उसको प्रायोरिटाइज़ किस तरह से करना है, आपने किस चीज़ चीज़ को को तरजीह देनी है बिल्कुल। और उसको कितना वक़्त देना है और उसको किस तरह से लेना अभी आपने मुझे बताया आपकी गाड़ी ज़रूरी थी। आपने कहा कि उसकी अलाइनमेंट ख़राब है क्योंकि मुझे मोटरवे पे चढ़ना है। सो इसी तरह हमें ज़िंदगी पे चढ़ना है अगर, तो अपनी अलाइनमेंट भी तो ठीक कर। बैलेंसिंग अगर हम उस मोटरवे पे जा ही जा रहे हैं और व्हील बैलेंसिंग या अलाइनमेंट ख़राब है तो फिर क्या होगा? आपने अब अपनी गाड़ी को देखा कि वो गाड़ी की अलाइनमेंट नहीं कराऊँगा तो कल मैं मोटरवे पे कैसे चढ़ूँगा? लेकिन हादसा हो सकता तो ज़िंदगी नहीं हादसा हो सकती। है। वक़्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, अगर मैंने सही इसको बिल्कुल। डिसाइड कर दिया है तो। सो आई होप कि जो है ना, मतलब ये थिंग्स गेट बेटर। अच्छा, टुवर्ड्स मतलब आखिरी जो मेरा सवाल है ना, और मैं हमेशा देखता हूँ मरियम को वेरी पॉजिटिव, वेरी एनर्जेटिक, और एक हमेशा एक स्माइल, जो ये मुस्कुराहट है आपके चेहरे पे होती है, एंड यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट। तो हाउ कम, आई मीन कि आप किस तरह से जो है वो ये कर लेती हैं, और किस तरह अपने आप को इतना पॉजिटिव रखती हैं? आई थिंक वही जो बात हो रही थी, उम्मीद, लोग और एंड जीन्स ऑल्सो। माई पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव पीपल। मतलब दुनिया इधर से उधर हो गई है, चलो सुबह ही सुबह उठो, अगली ट्रेन ले लें। वो तो जो निकलनी थी वो तो निकल गई, अगली खड़ी अगर लेनी है तो ले लो। ये नहीं कि पुश था, लेकिन वहाँ एक उम्मीद थी सारी ज़िंदगी। बहुत सब कुछ ऐसे हुआ कि लगा कि सब कुछ ख़त्म है, लेकिन फिर वही बात थी कि अगर हम दुनिया में आए हैं और अगर यहाँ रहना है तो ये आपकी मर्ज़ी है कैसे रहना। You have to control your life, and your life. That's it. Nobody is going to drive your life for you. And if somebody is doing it, that's wrong. But that is what happening here. Absolutely. हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, ऐसा हर नहीं कोई है एक कि दूसरे की लाइफ हाँ, करता है। क्योंकि भाई मेरी लाइफ अगर कोई और ड्राइव करे तो ज़ाहिर है वो अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट राइट जाएगा ना, वो अपनी मर्ज़ी से ब्रेक लगाएगा। तो मैं कैसे कंप्लेन कर सकती हूँ कि भाई मुझे तो ये करना था और वो हो रहा है। सो येस, आई थिंक यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू नीड टू कम बैक टू योर बॉडी। हम अपनी बॉडीज़ में ही नहीं, हम अपनी बॉडीज़ में वापस आएँ, हम देखें कि हम आए किस लिए थे इस दुनिया में। मुझे लगता है मैं किसी मकसद के लिए आई थी, चाहे मेरा वो, हमेशा आपने जैसे शुरुआत की कि मेरा क्या प्रोफ़ेशन है, आई थिंक मेरा कोई प्रोफ़ेशन नहीं है। मैं सब, जितनी मेरी ज़िंदगी है, मैं जो कुछ कर सकती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। और हो सकता है आज से 4 साल बाद हम मिलें तो मैं कुछ और कर रही हूँ। दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग, एक्सप्लोरिंग, क्यूरियोसिटी, सीइंग। तो This is what life is. आई फील दैट। अभी आपने बड़ी अच्छी बीच में बात की कि वी हैव टू कम बैक टू आवर बॉडीज, और मैं अक्सर जो है ये सोचता हूँ, और अक्सर जब कहीं सवाल करता हूँ कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हियर योर ओन ब्रेथ? And when was the last time you sat with yourself lovingly and willingly? Not ज़बरदस्ती। आप अपने साथ कितनी देर और कब तक बैठते हैं और खुशी से। You enjoy yourself, you seek it, you reflect on your life. Not only that, okay, this is, कितनी दफ़ा हम बैठते हैं, हम एक रेस में हैं। हमने एक वो टिक मार्क्स हैं, पैदा हुए, पढ़ाई की, शादी की, बच्चे पैदा किए, उनको पाला पोसा, उनकी शादी की, उनकी डेट्स उतारी और मर गए। सो हम जिए कब पूरी ज़िंदगी में? हम जी नहीं रहे, हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बस पूरा कर रहे हैं, एक ख़त्म होती है दूसरी आ जाती है। तो हमारे पास वो अथॉरिटी है, अल्लाह मियाँ ने हम सबको आई फील वो अथॉरिटी दी है कि हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकें। व्हाट वी फील एंड हाउ वी वांट। बट वी आर बीइंग लेजी। बिल्कुल, जब मनोसल पे उतर रहे हैं
जब कोई आके खाना पका के दे रहा है, जब कोई ड्राइव कर रहा है, तो हम कहते हैं कि नहीं, हाँ हम क्यों करें? हाँ, और फिर दूसरा वही बात है कि वो अपना वो एक जो आपका आई वुड नॉट से कंफर्ट जोन है, जो भी आपका जोन है, तो यू डोंट वांट टू ब्रेक इट, ब्रेक इट, हाँ। यू डोंट वांट टू कम आउट। Change is difficult ना, change is difficult always, but it brings a lot of rewards and a new way of seeing life. रूटीन इज डिफिकल्ट टू नो। मेरी तो कोई रूटीन नहीं है। So I don't have a routine, so I don't know. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह that I have been into a 9 to 5 job बड़े कम अरसे के लिए। So he has been very आई kind. मीन कि आप 9 to 5 जॉब में रह सकते हैं, आपकी रूटीन, लेकिन आपने लेकिन- रूटीन को ब्रेक करना है ना, यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट, If you want to, कम इनटू न्यू। सब नहीं करेंगे जवान, सब कर भी नहीं सकते, सब नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग करेंगे, पर थोड़ा सा और भी हम कर सकते हैं। हम कंप्लेन ना करें, हम कंप्लेन ना करें। फिर अगर हमने नहीं करना तो बस हम कंप्लेन ना ओनरशिप ले उस करें। अपनी जो भी है हमारी जिंदगी उसको ऑन करें, जैसे भी। उसको एंजॉय करें, उसको सेलिब्रेट करें। एब्सोल्युटली, इसीलिए जीना इसी का नाम है। थैंक यू सो मच मरियम फॉर योर टाइम, और आई विश के आपके कुछ मास्टर पीसेस होते तो आप उनको नहीं, बिल्कुल हैं, ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ। when जो है वो कर सकते हैं। और मरियम का इनिशिएटिव है मैरी पॉट्स, इनका इंस्टाग्राम, इनकी वेबसाइट marypots.com, तो उस वेबसाइट पे जाके आप इनकी जो तख्लीकात हैं वहाँ देख सकते हैं। उनको देख सकते हैं, उनको ख़रीद भी सकते हैं, उनको महसूस भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू दैट, और थैंक यू सो मच। थैंक यू।